तो कल के सेशन में हम लोगों ने एनोमनीज को पढ़ा था। तो एनोमनीज में हमने देखा था कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है और उस पर जब हम अपने टेबल पे कोई क्वेरी लगाते हैं तो वो कई बार हमारी क्वेरी स्लो परफॉर्म होती है, वो फास्ट नहीं चलती। तो इसका मेन कारण एनोमनीज हो सकती है। तो हम अपनी टेबल में एनोमनीज देख सकते हैं कि हमारी टेबल में एनोमनीज हैं या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप लोगों को अपनी टेबल को नॉर्मलाइज करना होगा। और टेबल को नॉर्मलाइज करने के लिए आपके पास 3 फैक्टर होंगे, फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF। नॉर्मलाइजेशन इसके ऊपर भी होता है जिसे हम बायस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म BCNF भी कहते हैं, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सिक्स्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी कहते हैं। बट इतना ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 फैक्टर आपने वेरीफाई करे, आपकी टेबल नॉर्मलाइज हो जाएगी। जैसे ही आपकी टेबल नॉर्मलाइज होगी तो आपकी टेबल में जो एनोमनीज क्रिएट हो रही थी वो होना बंद हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी क्वेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये टर्म्स क्या है हमारी, डेटा ऑप्टिमाइजेशन या फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो उसी टर्म्स में ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। Normalization in MySQL refer to the organizing a database into the structured tables to reduce the duplicacy and then improve the data integrity. टेबल पे जब हम नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है टेबल में से डुप्लीकेसी को खत्म करना। टेबल में से जब डुप्लीकेसी आपकी खत्म होती है तो आपकी क्वेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि एनोमनीज नहीं रहेंगे। डुप्लीकेसी की वजह से एनोमनीज क्रिएट होती हैं। बस डुप्लीकेसीज खत्म कर दीजिए, एनोमनीज अपने आप खत्म हो जाएंगे आपकी। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन से आपका डाटा इंटीग्रेट भी होता है, यानी कि अगर हम 2 टेबल को कनेक्ट करते हैं और टेबल 1 में अगर कोई डाटा मौजूद है तभी उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन हम टेबल 2 में डाल सकते हैं, अदरवाइज टेबल 2 में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हमने 2 टेबल तैयार किया, 3 टेबल, स्टूडेंट, टीचर और ट्रांजेक्शन। 3 टेबल हमने तैयार किया, स्टूडेंट, टीचर और ट्रांजेक्शन। या फिर एक दूसरा एग्जांपल आप ई-कॉमर्स का ले सकते हैं, प्रोडक्ट, कस्टमर और ऑर्डर। ओके, अब मान लीजिए कोई ऑर्डर प्लेस होता है। ऑर्डर प्लेस होता है तो ये उसमें लिखा जाएगा कि किस कस्टमर ने खरीदा और कौन सा प्रोडक्ट खरीदा और किस डेट को खरीदा। समझ रहे हो बात? अब यहाँ ऑर्डर टेबल में जब आप कोई ऑर्डर लिखोगे तो वहां पर कस्टमर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये तभी पॉसिबल है जब वो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट करता हो। अगर वो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑर्डर लगा कैसे दिया उसने, कुछ दिमाग में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट को डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। अगर टेबल 1 में कोई डाटा है तभी टेबल 2 से वो रिलेट करेगा, वरना नहीं करेगा। आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा, मान लीजिए उस मॉल में उस प्रोडक्ट टेबल में वो प्रोडक्ट है ही नहीं तो ऑर्डर कैसे लगा? जब प्रोडक्ट ही नहीं तो आपने ऑर्डर कैसे लगा दिया? वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट होना जरूरी है। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा इंटीग्रिटी। तो जो टर्म्स यहाँ पर लिख रही हैं, आई थिंक आपको पिक्चराइज हो रही है दिमाग में कि क्या लिखी हुई है ये टर्म्स। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। इट इन्वॉल्व्स decomposing the large table into the smaller related tables and defining the relationship between the tables। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं तो आपकी जो टेबल होती है, टेबल जब आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, पहली बार जब टेबल बनाते हैं, आपके टेबल में अगर 10 या 12 कॉलम है और कुछ रिकॉर्ड्स आपने उसमें डाले हुए हैं, और जैसे ही आप उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जाएंगे तो आपकी टेबल टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है उसकी 2 टेबल बन जाए, एक टेबल में 6 कॉलम, एक टेबल में 5 कॉलम चले जाए। हो सकता है उसकी 4 टेबल बन जाए, 3-3, 4-4 कॉलम की। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। आपकी लार्जर टेबल स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट होगी। ओके, जब वो टेबल आपस में कन्वर्ट होती है, डिकम्पोज होती है, तो उनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया जाता है, जिससे कोरिलेट होता है आपका डाटा कि ये डाटा इस टेबल से कनेक्टेड है। इसी कॉन्सेप्ट को रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, तो SQL या DBMS में टेबल को एंटिटी कहा जाता है और टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है। इसीलिए यहाँ से क्रिएट होता है एक फॉर्मेट दैट इज नोन एज ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसी को डायग्राम की हेल्प से दिखा दिया जाता है। तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि फर्स्ट NF कैसे आप यूटिलाइज करेंगे।
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, दैट नेम इज स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट, और हमारे पास इसमें 5 टपल्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5, यानी 5 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। फर्स्ट एनएफ में आपकी टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसके लिए 2 रूल आप अपनी टेबल में मैच करेंगे। रूल नंबर 1, ईच सेल हैविंग एटॉमिक वैल्यू, यानी कि 1 सेल हैव ओनली 1 वैल्यू, एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हम इस टेबल को यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो यहाँ हमें दिखता है कि एक सेल में एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारे फर्स्ट एनएफ के रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये टेबल फर्स्ट एनएफ में नहीं है। इसका मतलब इस टेबल में आज नहीं तो कल एनोमलीज क्रिएट होंगी और आपकी क्वेरी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का डिजाइन बनाकर अगर आप किसी कंपनी को दोगे, ले बेटा डिजाइन बनकर ले, यूज कर ले इसको, तो क्या होगा समझ रहे हो, उसका आप सत्यानाश ही कर रहे हो और क्या होगा इससे, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, उसकी जो क्वेरी परफॉर्मेंस होगी वो डाउन हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, इस चीज को दूर करते हैं। तो क्या करो, आप एक अलग से टेबल तैयार करो, ठीक है, इसका डिजाइन बनाते हैं। तो S1 के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नाम राज है और इसके 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, तो हर एंट्री को इंडिविजुअल कर दो आप, हो गया अलग। उसके बाद S2 का रिकॉर्ड ऑलरेडी इंडिविजुअल है, आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए। S3 का रिकॉर्ड आप 2 बार डाल दीजिए, S4 का रिकॉर्ड भी हो जाएगा और S5 का रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने पहली प्रॉब्लम दूर कर दिया। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, टेबल मस्ट हैव अ की एट्रीब्यूट। टेबल के अंदर आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढना होगा जिसके ऊपर आप की परफॉर्म करेंगे। की एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं जिसकी हेल्प से आप बाकी सारी जानकारी निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ की एट्रीब्यूट। तो आप इन तीनों के अंदर से आप सर्च करेंगे सबसे पहले कि कौन सा एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट बनाया जा सकता है। पहले तो एक एक कॉलम को चेक कीजिए। तो यहाँ पर SID को अगर हम एट्रीब्यूट बनाते हैं की एट्रीब्यूट, तो यहाँ हमें दिखता है कि इसमें रिपीट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। की एट्रीब्यूट में कभी भी रिपीट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कभी नहीं करती, ठीक है, वो हमेशा यूनिक होता है। तो SID को आप की एट्रीब्यूट नहीं बना सकते, नाम को भी नहीं बना सकते, नाम रिपीट कर रहा है, कॉन्टेक्ट को भी नहीं बना सकते क्योंकि कॉन्टेक्ट भी यहाँ रिपीट कर रहा है, करेक्ट। तो अब हम की एट्रीब्यूट किसे बनाए, जब एक एट्रीब्यूट को आप की एट्रीब्यूट नहीं बना सकते तो आप पेयर को बनाइए। तो आप 2-2 के पेयर को ढूंढिए पहले। तो हम आईडी और नेम के साथ अगर चलें तो ये पेयर रिपीट हो रहा है, तो इसको भी की एट्रीब्यूट नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हम आईडी और कॉन्टेक्ट को बनाएंगे। अपने की एट्रीब्यूट में आईडी को जरूर रखें, ठीक है, कभी नेम और कॉन्टेक्ट को आप पहले चेक दें या प्रायोरिटी दें, तो पहले आईडी को जरूर रखें अपने की एट्रीब्यूट में, इसको इग्नोर ना करें। तो अब हम आईडी और कॉन्टेक्ट को की एट्रीब्यूट बना के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईडी और कॉन्टेक्ट का कोई भी पेयर रिपीट नहीं कर रहा है, आप नीचे तक चेक कर सकते हैं, कोई पेयर रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। तो अब हम इन दोनों को की एट्रीब्यूट बना सकते हैं। कल को अगर ये दोनों भी रिपीट कर रहे होते ना तो तीनों को बनाते। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये नहीं कहना चाहिए कि सर की एट्रीब्यूट मुझे मिला ही नहीं, अरे नहीं मिला तो सबको बनाओ। अब कोई कहेगा ये भी नहीं मिला तो कहूंगा बस तुमसे हो गया था, सबको बनाओ। की एट्रीब्यूट मस्ट है, बनाना ही पड़ेगा आपको, करेक्ट। तो हमेशा बनाना है, एक से काम चलता है ठीक है, 2 से चलता है ठीक है, नहीं चलता तो तीनों को बनाओ, 10 कॉलम है तो 10 को बनाओ, ऐसा नौबत आ रहा है तो ऐसा नौबत वैसे आएगा नहीं। तो अब हम इन दोनों को की एट्रीब्यूट बना देते हैं। तो जिसको मैं की एट्रीब्यूट बना रहा हूँ उसको मैं ग्रीन साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल। सो नाउ ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से फर्स्ट एनएफ के रूल को फॉलो करती है, सिंपल है। अब कोई सवाल किसी बच्चे को कुछ पूछना है? इट्स कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एनएफ के प्रोसेस में कि सेकंड एनएफ क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है। तो यहां पर एक बार फिर से हमारे पास एक सैंपल डाटा है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है, टीचर की आईडी है और टीचर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टूडेंट S1 है वो एक टीचर के पास पढ़ता है जिनका नाम है रहीम, और यही सेम स्टूडेंट एक दूसरे टीचर के पास भी पढ़ता है जिनका नाम है मनीष। ऐसा पॉसिबल है, एक स्टूडेंट 2 टीचर के पास पढ़ सकता है। ऐसे ही नीचे हम देख रहे हैं तो कौन सा स्टूडेंट किस टीचर के पास पढ़ता है वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और उन टीचर्स का क्या नाम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। हमें चेक करना है कि ये 2NF को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो 2NF का सबसे पहला रूल, टेबल मस्ट बी इन अ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, यानी टेबल का फर्स्ट NF में होना जरूरी है। तो ये टेबल ऑलरेडी फर्स्ट NF में है, कारण वन सेल वन वैल्यू फॉलो कर रहा है, की एट्रीब्यूट ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। जो ये की एट्रीब्यूट है वो पेयर में अगर आप देखें तो कहीं पर भी रिपीट नहीं मार रहा है, तो फर्स्ट NF फॉलो हो गया। अब हम 2NF को चेक करते हैं। 2NF को जब आप चेक करेंगे तो आपको सेकंड पॉइंट पे काम करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ नॉन की एट्रीब्यूट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन द टेबल। जब भी कभी टेबल हम बनाते हैं तो टेबल में दो तरह के एट्रीब्यूट आपको मिलेंगे, एक होते हैं की एट्रीब्यूट और बाकी जो रह जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। तो इस टेबल में जो की एट्रीब्यूट हैं वो है आईडी, टीचर आईडी और स्टूडेंट आईडी, बट जो नॉन की एट्रीब्यूट हमारे पास बचता है उसका नाम है टीचर नेम। ओके, अब यहां सवाल में कहा गया है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट बचा रह जाता है उसका पार्शियल डिपेंडेंसी टेबल में की एट्रीब्यूट के साथ बनना नहीं चाहिए, यानी कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इन दोनों के ऊपर होनी चाहिए, किसी एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल में कोई नॉन की एट्रीब्यूट कंप्लीट की पे डिपेंड ना करके उसके किसी पार्ट पे डिपेंड कर जाती है तो उसी कॉन्सेप्ट को पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे कल भी या लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करी थी कि आपको कोई काम करना है और इस काम को करने के लिए दो मैनेजर के साइन चाहिए होते हैं, लेकिन आप एक ही मैनेजर का साइन ले रहे हो और काम कर रहे हो, तो ये गलत है, इट इज नॉट ऑथराइज। ओके, तो आपको दोनों की ही परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो अगर आप टीचर नेम को ध्यान से देखें इस टेबल में, तो जो टीचर का नाम है वो टीचर की आईडी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं आपको स्टूडेंट की आईडी दे दूं तो आप टीचर का नाम नहीं बता सकते। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको S1 दिया, तो आप कौन सा टीचर बताओगे? टीचर तो दो हैं इसके लिए, तो आप करेक्ट डेटा निकाल के नहीं ला सकते। लेकिन अगर मैं आपको टीचर की आईडी दे दूं तो आप मुझे करेक्ट डाटा निकाल के ला सकते हैं। मैंने आपको टीचर की आईडी दी T1, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस टीचर का नाम रहीम है, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं आपको टीचर की आईडी देता हूं T2, तो आप बता सकते हैं कि इस टीचर का नाम मनीष है, इजिली प्रिडिक्ट हो रहा है। तो यह साफ दिखाई देता है कि जो टीचर का नाम है वो टीचर की आईडी पे डिपेंड करता है। टीचर का नाम स्टूडेंट की आईडी से क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, अगर मेरा नाम नवीन है तो आपकी आईडी से इसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर टीचर की आईडी आप डाटाबेस में सर्च करें यहाँ के, तो वहां आपको मेरे नाम से कनेक्शन मिल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहां पर क्या हो गया है कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये पूरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस पार्ट पे डिपेंड कर गया है। सो दैट इज नोन एज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर गई है, और जब आपके टेबल में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर जाती है तो वो 2NF को वायलेट करता है। ठीक है, तो भाई इसको दूर करना पड़ेगा हमें। तो दूर कैसे करें? देखिए, दूर करने का सिंपल तरीका, आपकी टेबल में जो पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है उसको अलग बना दीजिए। इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन ऑफ द टेबल। टेबल अब टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टीचर नेम टीचर आईडी पे डिपेंड करता है, तो आप इसको अलग से एक टेबल का नाम दें, अलग से नाम बनाएं। ठीक है, मैंने अलग से टेबल बनाई। इस टेबल को मुझे एक नाम देना है। लेट सपोज आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस टेबल इज टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी की है, अब प्राइमरी की रिपीट होती नहीं है, तो T1 अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ रिपीट नहीं होगा। आप देखिए अब डुप्लीकेट एंट्री खत्म होनी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, ये देखिए, अब टीचर का नाम आपके पूरे डाटाबेस में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। मकसद क्या था नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने का? डुप्लीकेसी को खत्म करना। और ये भी आपको बोला गया था कि डुप्लीकेसी 100% खत्म नहीं होंगी, 99% खत्म होंगी, 100 नहीं होती खत्म। अभी देखिए आगे की तरफ, जब आप इनको अलग कर चुके हैं तो यहां पर अब इस टेबल में सिर्फ दो एट्रीब्यूट आपके पास बचेंगे, क्योंकि ये तो चला गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर TID भी चला गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो टेबल से अलग नहीं होते हैं, तो ये दोनों इस टेबल में कनेक्ट ही रहेंगे, ये नहीं जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये यहां से हट जाएगा, डिलीट आउट। सो नाउ हमारे पास अब दो टेबल बनके तैयार होती हैं। अगर आप उन दो टेबल को ध्यान से देखें तो पहली टेबल है आपके पास ट्रांजैक्शन टेबल, या फिर आप इसको स्टूडेंट टेबल भी कह सकते हैं।
और एक टेबल आपके पास है टीचर टेबल। अगर मुझे कोई स्टूडेंट की आईडी बताए तो मैं टीचर का नाम बता सकता हूँ। स्टूडेंट की आईडी S2 है, टीचर का नाम बताइए, तो मैं पता कर सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट की आईडी S2 है उसको कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, T1 और T2। और इस टेबल में जाके मैं बता सकता हूँ कि ये जो बच्चा है ये रहीम और मनीष से पढ़ता है। जो जानकारी आप पहले यहां से बना रहे थे वो अब यहां से बना सकते हो। तो ये होता है कनेक्शन। और यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा तो ये जो टेबल है यहां पर स्टूडेंट आईडी और ये आपकी टीचर आईडी, तो यहां पर ये टीचर आईडी एज अ प्राइमरी की कॉन्सेप्ट में यूज हो रही है। और जब ये दूसरी टेबल में जाती है तो ये दूसरी टेबल में बनती है फॉरेन की। ओके, तभी इसको कनेक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कभी कोई टीचर यहाँ पर एलोकेट होगा तो वो टीचर यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये प्राइमरी की है और इसको अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं तो ये यहाँ पर आकर फॉरेन की बनेगी। ओके, अगर ये आपने प्राइमरी की बनाई है तो दूसरी टेबल में यहाँ ये फॉरेन की बनेगी, प्राइमरी की नहीं बनेगी। और अगर कोई टीचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तभी आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एंट्री करता हूं S5 और टीचर आईडी T6, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि T6 नाम का कोई टीचर आपकी टीचर टेबल में नहीं है, ये एंट्री नहीं करा सकते आप। ओके, तो अभी ये कॉन्सेप्ट जब हम इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब था कि आपको 2NF का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पर हमारा 2NF कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक थर्ड टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से की पर डिपेंड करे, उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि आपकी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो आपके की एट्रीब्यूट पे पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। अब इस टेबल की अगर हम बात करें तो इस टेबल में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसमें क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि कोई नॉन की एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब अगर इस टेबल की बात करें तो इसमें एक ही एट्रीब्यूट पे की लगा हुआ है, तो इसमें भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। पार्शियल डिपेंडेंसी तभी अराइज होती है जब की एट्रीब्यूट मल्टीपल कॉलम्स पे हो, तभी तो वो उसके पार्ट पे डिपेंड करेगा। अब एट्रीब्यूट ही एक है तो पार्शियल डिपेंडेंसी का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो ये भी आपके फर्स्ट NF 2NF को यहाँ पर वायलेट नहीं कर रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इज इट ओके? अब हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड 3NF। अब 3NF क्या है समझते हैं। फिर से यहां पर एक डेटा लिया गया है, ठीक है। डेटा एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें हमारे पास है रेलवे का डाटा है एक्चुअली। इसमें रेल का नंबर है, रेल आईडी, रेल का नाम, कौन सी ट्रेन है ये, और उसमें कितनी सीट है, कहां से कहां जाने वाली है, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, एक सिंपल सा डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं और गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। जो कि एक सेम गाड़ी होती है ना, जो वो वापस जाके अप एंड डाउन होती है, तो गाड़ी का नंबर बदल जाता है, नाम नहीं बदलता कभी, नाम वही रहता है। सीट भी वही रहती है उसमें, वो भी चेंज नहीं होती है। सोर्स चेंज हो जाते हैं आपके डेस्टिनेशन के साथ। करेक्ट। अब ये टेबल दे दी आपको और आपको कहा जाता है कि जस्ट चेक इट इज इन अ 3NF, यस और नो। तो 3NF का रूल नंबर 1, द टेबल मस्ट बी इन अ फर्स्ट NF, टेबल मस्ट बी इन अ 2NF। तो सबसे पहले चेक करो ये फर्स्ट NF 2NF में है या नहीं है, चेक करते हैं। 1 सेल 1 वैल्यू, की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट, तो फर्स्ट NF ओके। 2NF चेक करते हैं। 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी होती है बस, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी का सवाल ही खड़ा नहीं होता। जब की एट्रीब्यूट सिंगल होता है ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। तो 2NF भी ओके हो गया, तो फर्स्ट NF ओके, 2NF ओके। अब हमें देखना है थर्ड NF वाला पॉइंट। तो यहां पे लिखा हुआ है टेबल डज नॉट हैव एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी आपकी टेबल में अब कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने दो डिपेंडेंसी देखी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, जब कोई नॉन के एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करे। पार्शियल डिपेंडेंसी होती है जब कोई नॉन के एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना करके उसके पार्ट पे डिपेंड करे। अब तीसरी डिपेंडेंसी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब नीचे लिखा हुआ है, इफ एनी नॉन की एट्रीब्यूट
डिपेंड अपॉन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। अगर आपके टेबल में ऐसी डिपेंडेंसी आपको नजर आए कहीं पर जहां पर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड कर जाए, उसका की एट्रीब्यूट से कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसे केस में वहां ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब इस टेबल में ढूंढते हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें तो ये की एट्रीब्यूट है, बाकी सारे हमारे नॉन की एट्रीब्यूट हैं। अगर थोड़ा ध्यान देकर अगर आप इस चीज को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो सीट है ना वो रियल आईडी पे डिपेंड ही नहीं करती, वो रियल के नाम पे डिपेंड कर रही है। अगर मालवा की गाड़ी आएगी ना तो उसमें सीट 420 ही रहेंगी, रियल आईडी से मतलब ही नहीं है इसका। अगर दुरंतो की गाड़ी आ रही है ना तो उसमें भी सीट 520 ही रहेंगी, जैसी गई थी उतनी सीट के साथ वापस आएगी वो गाड़ी। तो यहां पर सीटों की संख्या रेल के नाम पे डिपेंड कर गई है, रेल की आईडी से कोई वास्ता ही नहीं। तो यहां साफ देखा जा सकता है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के साथ अपना रिलेशन बना रहा है। तो ये हो गई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब जैसे ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है आपको दिख रहा है, इसका मतलब एनोमनीज है, बच रही है, कोई प्रॉब्लम बनेगी इसमें आगे चल के, तो इसको दूर कर देते हैं। तो दूर कैसे करना है? जहां पर भी डिपेंडेंसी होती है, जिस भी चीज में आपको डिपेंडेंसी दिखाई दे, उनको अलग थलग कर दो आप। तो मैं इन दोनों को यहां से पिक करूंगा, यहां से, और यहां पर डाल दिया। अब क्योंकि सीट रेल के नाम पे डिपेंड करती है तो यहां पर मेरा की एट्रीब्यूट क्या बनेगा? रेल का नाम, ये बना दिया। अब जब ये की एट्रीब्यूट बनेगा तो रिपीट वैल्यू मार नहीं सकती इसमें एग्जिस्ट, तो मालवा खत्म, दुरंतो। अब बताओ रिपीटेशन हुआ ना खत्म? इसी कॉन्सेप्ट का नाम नॉर्मलाइजेशन होता है। हो गया ना रिपीटेशन खत्म। अब जब आपने देखा कि ये दोनों एट्रीब्यूट टेबल से बाहर कर दिए गए तो आपको ये दोनों एट्रीब्यूट में से टेबल में से बाहर निकालना उस एट्रीब्यूट को जो की एट्रीब्यूट नहीं है। अब इसमें की एट्रीब्यूट क्या है? तो नेम को तो यहीं रहने दोगे, इसको बाहर नहीं निकालोगे आप, लेकिन इसको आप बाहर निकाल दोगे। यानी इस बार मेरा जो टेबल बनेगा, दूसरा टेबल, वो कुछ ऐसा देखने में आपको नजर आएगा। तो जो सीट हमें प्रॉब्लम कर रहा था अब नहीं करेगा। नाउ इट इज ओके। अब ये जो टेबल है, दिस इज द टेबल, और यहां इस टेबल में ये प्राइमरी की है। जब ये इस टेबल पे यहां कनेक्ट होगी तो ये फॉरेन की बनेगी। ये होता है वो कॉन्सेप्ट प्राइमरी और फॉरेन की का। अब ये तो प्राइमरी की है ना यहाँ पे, अब ये इस टेबल में जब एग्जिस्ट करेगी, आप इसको जब यहां कनेक्ट करोगे तो ये फॉरेन की का रूप कहलाएगी। सो इट इज अ फॉरेन की। प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीट बट द फॉरेन की कैन बी रिपीट। यहां देख सकते हैं आप, मालवा मालवा मालवा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन की कैन बी रिपीट। ठीक है, एक फॉरेनर हमारे देश में कितनी भी बार आ सकता है, ओके, कितनी भी बार वो वीजा में ठप्पा ले सकता है ना। हम जब वहां जाते हैं, फॉरेनर होते हैं, हम कितनी बार भी एग्जिस्ट कर सकते हैं वहां पर, बार बार जाओ आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है, अगर हम यहाँ पर अपना पासपोर्ट बनवाएं तो एक ही बार बनेगा। हम प्राइम है, हम बार बार आईडी क्रिएट नहीं करवा सकते, ओके। तो हमारी आईडी एक ही बार क्रिएट होती है। लेकिन विदेश में जब आपका बार बार वीजा का नंबर चेंज होगा, आप आ जाओ, 2023 में जा रहे हो, चलो दूसरा वीजा, तीसरे में जा रहे हो, चौथा वीजा, बार बार चेंज होगा। तो फॉरेन की कैन बी रिपीट बट द प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीट। तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सो इट्स फिनिश।